गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की हमारी क्लास है। आज की हमारी क्लास में जो हमारा आरएस प्री का 2018 का जो एग्ज़ाम था उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इससे पहले हमने है वो 36 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उससे आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो हमें आज के टेस्ट में कवर करेंगे। उन जो क्वेश्चंस आए थे आरएस प्री के एग्जाम में उनको तो सोल्व करेंगे, उसके साथ साथ उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस और बन सकते हैं उन पर भी हमें चर्चा करेंगे, उन सारों को कवर करेंगे, जिससे इनके साथ साथ और जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनते हैं वो और उनके इर्द गिर्द बनते हैं वो सारे हमारे कवर हो जाएं। क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से लेनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक लेनी है। और वही इसकी जो क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है। यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें अगर राइट आंसर के देखें तो इसमें जो आपका कथन ए है कि ये वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थे, ये सत्य है। इसके अलावा आपका जो कथन डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये दोनों आपके सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट की ए और द है ये कथन है वो सही दिए गए हैं। अगले पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया। यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। 15वें, 16वें, 17वें और 18वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब हुआ था, 1963 में हुआ था। इसके द्वारा जो न्यायालय के न्यायाधीश थे उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु थी उसे बढ़ाने और एक उच्च न्यायालय से आपके दूसरे उच्च न्यायालय में उनको स्थानांतरित करने, यानी उनका ट्रांसफर करने की, एक उच्च न्यायालय से जो न्यायाधीश है वो दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने वाले जो प्रतिपूरक भत्ता है उनको उपबंध किया जाए, वो भत्ता देने में उपबंध किया जाए। तो ये दो चीजों पर है ये 15वां संविधान संशोधन है 1963 में किया गया था। आयु बढ़ाने और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो उनका स्थानांतरित किए जाने वाला जो प्रतिपूरक भत्ता होता है उनके उपबंध के लिए ये किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है वो सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ, उसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसमें हमें बताना है कि कौन से कथन है वो सही दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों कथन सही है। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, नागपुर सत्र था, उसके बाद में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन है वो भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर जो प्रांतों के गठन की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया था। तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। विराट, नगरी, रेड और नगर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए विराट। कहाँ पे है, जयपुर में। विराट जयपुर से जो अशोक के सिक्के हैं वो पंचमारक सिक्के, हुण, मिहिरकुल, तोरमान, यूनानी शासक, इनकी है वो मुद्राएं मिली है। तो अगर आपसे पूछ ले कि विराट जयपुर है वहां से किस किस के सिक्के मिले हैं, तो अशोक के सिक्के मिले हैं, पंचमारक सिक्के मिले हैं। इसके अलावा हुण, मिहिरकुल और जो तोरमान था, और इसके साथ साथ जो यूनानी शासक कौन थे, मिनेंडर,
उनकी मुद्राएं मिली है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि किस शासक के मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचमार्क सिक्के हैं वो किससे प्राप्त हुए, तो आपको बताना है विराट से। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। इसमें मिनेंडर के सिक्के पूछ लिए तो हो सकता है अशोक के सिक्के, हुण शासकों के सिक्के, मिहिर कुल सिक्के, ये भी पूछ ले, तो आपको ये चीजें भी ध्यान में होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। इनमें से एक ऐसा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार से नहीं था, बाकी के 3 है वो गुर्जर प्रतिहार के थे। नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल और भरतभट्ट फर्स्ट। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का अगर हम क्रम देखें कि इनका क्रम क्या था, तो सबसे पहले था हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र या फिर इसे हरिश्चंद्र बोल दें, ठीक है। ये इसको क्या बोला जाता है, इसे गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक बोला जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक इसे हरिश्चंद्र को। उसके बाद आते हैं नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट। उसके बाद है वत्सराज, उसके बाद है वत्सराज, वत्सराज इसे वसंतराज भी बोल देते हैं। फिर आते हैं नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड। इनका क्रम है आपको पता होना चाहिए ताकि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका राइट हो जाए। जो नागभट्ट सेकंड है उसके बाद फिर आते हैं आपके मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद में आते हैं महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के बाद में आते हैं आपके राजा भोज सेकंड, राजा भोज सेकंड। और ये इस जो आपका वंश था इसके अंतिम शासक थे। तो आपको याद रखना है अगर गुर्जर प्रतिहार राजवंश का आपको क्रम पूछ ले कि क्रम किस प्रकार था, सबसे पहले हरिश्चंद्र थे जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। फिर नागभट्ट फर्स्ट आते हैं, फिर वत्सराज आते हैं, फिर नागभट्ट सेकंड, फिर मिहिर भोज, उसके बाद महेंद्रपाल, उसके बाद राजा भोज सेकंड जो कि अंतिम शासक थे। अब इसका क्या हुआ कि नागभट्ट सेकंड भी थे, महेंद्रपाल फर्स्ट भी थे, देवपाल भी थे, और भरत फर्स्ट है वो नहीं थे। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। आप एक चीज याद रखना कि जो ये हत्याकांड है या फिर जो क्रांतिकारी षड्यंत्र केस है, क्रांतिकारी षड्यंत्र केस, इनसे हर बार क्वेश्चन बनता है। आपने 2021 में देखा होगा तब भी इनसे क्वेश्चन बना था, अब 2018 में भी इससे क्वेश्चन बना था। तो जो ये जो प्रमुख क्रांतिकारी षड्यंत्र केस है इनसे क्वेश्चन है वो हर बार बनता है। तो आप इस चीज को अच्छे से याद करना। जो हमारी टू दी सक्सेस सीरीज चल रही है उसमें भी मैं ये टॉपिक है आपका कवर करवा दूंगी। उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रमुख क्रांतिकारी षड्यंत्र केस पर, जिससे आपके ये जो जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों से तो क्या दोनों एग्जाम से 2018 और 2021 वाला दोनों में इससे क्वेश्चन बने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम जो 2D सक्सेस सीरीज हमारी चलाई है तो उसमें इस टॉपिक पर हम एक क्लास जरूर लेंगे। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है केसरी सिंह बारट। अब मैं यहाँ पर आपको जो प्रमुख क्रांतिकारी षड्यंत्र केस है वो नहीं करवा रही, वो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, यानी नैमित्तिक है वो किसे बोला जाता था। राजकवि कवि के लिए, जो राजकीय कवि होता था उनके लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए और मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड। नैमित्तिक होता है वो राजकीय ज्योतिष को बोला जाता था। जो नैमित्तिक का उपयोग है वो जो चौहान वंश था, चौहान वंश था, उनके प्रशासन में इसका उपयोग है वो किया जाता था। तो आपसे अगर पूछ ले कि नैमित्तिक पदनाम है वो किस में था, तो चौहान वंश के प्रशासन में था। किसके लिए था, राजकीय ज्योतिष के लिए था। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 के अधीनस्थ
संधि की बातचीत की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आपकी 1817-18 की जो संधियाँ थी, अधीनस्थ संधियाँ थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम टू दिस सक्सेस हमारी सीरीज है, उसमें इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसकी बात करें, डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकोफ, आर्थर वेलेजली और जॉन जॉर्ज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, चार्ल्स मेटकोफ। अगर हम बात करें अधीनस्थ संधि की, तो जो ये चार्ल्स मेटकोफ थे, ये दिल्ली में ब्रिटिश निवासी थे, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में ब्रिटिश निवासी थे। इनको राजस्थान के जो राज्य थे, उस टाइम राजस्थान राज्य नहीं था, लेकिन राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी वही राजस्थान जो क्या थी, एक राज्य थी। तो उनके गठबंधन का कार्य सौंपा गया था इनको। क्या राजस्थान के जो राज्य थे उनके साथ है वो गठबंधन का कार्य वो सौंपा गया था। इन्होंने किन किन के साथ है वो जो ये संधि प्रस्ताव रखे थे। तो अगर हम उस टाइम, हमें ये भी पूछा जाता है कि किस टाइम में रखे गए थे और उस रियासत या फिर उस राज्य का है तो शासक कौन था। तो अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है विजय सिंह। विजय सिंह को इन्होंने प्रस्ताव रखा था। और विजय सिंह कहाँ के थे, ये थे जोधपुर के शासक। कहाँ के, जोधपुर के शासक। और कब रखा गया था, इनको रखा गया था 1781 में। मैं आपको अलग से लिखवा देती हूँ। सबसे पहले इस साइड हम शासक लिख लेते हैं, विजय सिंह। विजय सिंह कहाँ के थे, जोधपुर के थे, जोधपुर के। और सन 1781 में। प्रताप सिंह की आपसे पूछे, प्रताप सिंह की जयपुर और 1786। अगर आपसे कोटा की पूछे, कोटा, तो ये कोटा के शासक थे, उनके साथ है वो कब किया गया था, उनके साथ किया गया था 1795। रणजीत सिंह ये कहाँ के थे, भरतपुर के थे, भरतपुर। और इनके साथ कब है, इनके साथ 1803 में। तो ये कुछ 3-4 हैं वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इन्हीं से पूछ लिया जाता है। तो मैंने एक साथ आपको नोट डाउन करवा दिए, इनको आप अच्छे से देख लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा होगा, ऑप्शन 2 होगा। अब पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम में चुनिए। यानी जो मूल अधिकार से संबंधित जो निर्णय लिए गए थे, तो किस में से पहले लिए गए थे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इसमें सबसे पहले जो अगर हम देखें कि निर्णय हुआ था, वो हुआ था आपके A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। सबसे पहले निर्णय है इसमें दिया गया था। उसके बाद दिया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी 2 नंबर पे इसका हो गया। इसके बाद आता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 3 नंबर पे निर्णय इसका हुआ था। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसका हुआ था 4 नंबर पे। तो इसमें अगर क्रम देखें तो द पहले आना चाहिए। द है आपके 2 और 1 भी हो सकता है, 1 भी आपके हो सकता है। तो आपका 2 होगा नहीं। फिर उसके बाद आपका है 2, यानी ए आना चाहिए, द के बाद ए आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 3rd हो जाएगा, ऑप्शन है 3rd हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 3rd। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रही हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। A.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन और हरिदेव जोशी। सही उत्तर का चयन कीजिए और दिए गए कूट को चुनिए। अगर हम बात करें कि जो स्वर्ण सिंह समिति है वो कब बनाई गई, 1976 में बनाई गई। उसके सदस्यों की बात करें तो उसमें सदस्य थे आपके A.R. अंतुले, A.R. अंतुले थे। दूसरे कौन थे, दूसरे थे आपके S.S. रे। और तीसरे थे C.M. स्टीफन, C.M. स्टीफन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ये C ऑप्शन, यानी हरिदेव जोशी इसके सदस्य नहीं थे। ए, बे और द, ए, बे और द, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बे और द। ऑप्शन है 3rd, ऑप्शन 3rd है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां पर जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन 2।
अब इसमें देश के बारे में पूछ लिया है कि सबसे पहली शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस दशक में हुई थी, तो ये 1980 के दशक में हुई थी। 1980 के दशक के मध्य में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि जो पहली कानूनी सहायता कार्यालय था वो कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था, तो पहली कानूनी सहायता कार्यालय ये है, यो न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1876 में किया गया था। कब? 1876 में। अब ये तो बात हुई कि कहाँ से शुरुआत हुई। अगर हमारे भारत के लिए आपसे पूछ ले कि इसी संदर्भ में यानी जनहित याचिका के संदर्भ में पहला मुकदमा भारत में, पहला मुकदमा भारत में है, वो किसने पेश किया था? जो न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे, पीएन भगवती, उनके द्वारा पेश किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है न्यायाधीश पीएन भगवती को, क्योंकि ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 220 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? 240 एक क में है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल सही है। 240 एक में ख में दिया हुआ है लक्षद्वीप, बिल्कुल सही है। 240 एक ग पुडुचेरी, ये गलत है। और 240 एक घ दमन और द्वीप, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कि सुमेलित नहीं दे रखा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975 और 26 जून 1975। तो राइट आंसर ऑप्शन 3, 25 जून 1975 को ये घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है या अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में और एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर हम अनुच्छेद 87 एक की बात करें, 87 में कौन सा? एक, इसकी बात करें तो इसमें जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के लिए प्रत्येक जो साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम स्तर होता है उसके आरंभ में, और जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनमें अभिभाषण करेगा और जो संसद को उसके आह्वान के कारण भी बताएगा। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 87 में भी कहा, 87 एक में, कि लोकसभा का जो प्रथम स्तर होता है उसमें है उसके आरंभ में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण है वो करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण भी बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 19, 20, 21 और 22। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम कितने? अधिकतम है वो 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो नियम व प्रक्रिया है, नियम व प्रक्रिया, और लोकसभा में जो कार्य संचालन है, लोकसभा में कार्य संचालन है और आचरण, इनके जो नियम 377 है उसके तहत है वो एक दिन में जो लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य, उन सदस्यों के द्वारा है वो उठाए जाने वाले अधिकतम में संख्या कितनी हो सकती है मुद्दों की? वो हो सकती है 20। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां लोकसभा में कार्य संचालन व एक दिन में लोकसभा सदस्यों, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं वो हैं, यानी वित्तीय समितियां हैं।
तो ये है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से वो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधित संयुक्त समिति। तो इसमें ए, ब और स ये तीनों की तीनों समितियां हैं वो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ब और स, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। जो ये समितियां होती है भारतीय संसद की, जो वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा, लोक उपक्रम समिति, तो इनके कई बार है वो सदस्य और अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन पे भी हम टू द सक्सेस जो हमारी सीरीज है उसमें एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके समान है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगर हम भारत के नियंत्रक व महालेखा की बात करें तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, उससे संबंधित भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 148 से 151 तक, इनसे संबंधित अनुच्छेद है। उनके अगर पद मुक्ति की बात करें तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने की जो रीति होती है उसी के समान है वो इनकी होती है। यानी किस प्रकार जो संसद के दोनों सदन है, संसद के दोनों सदन है, उनके द्वारा जो विशेष बहुमत के साथ उनका जो दुर्व्यवहार है या फिर उनकी अयोग्यता है उस पर प्रस्ताव पास करके उनको हटाया जाता है। तो याद रखना, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। गोरेवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति और भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है, संथानम समिति। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाई गई जो संथानम समिति है उसकी समिति पर है वो 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है किस समिति, संथानम समिति की सिफारिश पर, कब, 1964 में। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्राक्टन, सह-सूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। इसमें अगर हम बात करें तो सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसमें से ए, ब, स और द यानी चारों की चारों हैं, इन चारों शब्दावलियां हैं, ये उद्देशिका में उल्लेखित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी उद्देशिका में चारों की चारों है शब्दावलियां उल्लेखित है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट है उसको सूची सेकंड से मिलान करना है और फिर है इनको जो नीचे कूट दिया होगा उसमें हमें ये बताना है कि हाँ इसका ये कूट है वो सही सुमेलित किया गया है। तो सूची फर्स्ट में है वो लेखक दे रखे हैं और सूची सेकंड में है वो पुस्तकें दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अतुल कोहली की। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, यानी आपका ए में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे हम बात करें ग्रेनविल ऑस्टिन की। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है वॉकिंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। तो आपके बी में क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। पेंडेरल मून की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई है डिवाइड एंड क्विट, ये क्विट है, क्विट, डिवाइड एंड क्विट। तो आपके सी में आ जाएगा फर्स्ट। और अगर हम एलन ग्लेडहिल की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई है वो है ऑप्शन थर्ड, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके डी में क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ए में आपका आ जाएगा 2, बी में आपका आ जाएगा 4th, सी में आपका आ जाएगा 1st और डी में आपका आ जाएगा 3rd। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे ये हमें देखना है। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन कौन सा होगा? एक तो शिवचरण माथुर है वो रही हैं, और एक कौन से रही हैं? एक रही हैं अशोक गहलोत। यानी ब और स है सही दिया हुआ है, यानी ये है वो नहीं रही हैं। सही का मतलब है कि ये नहीं रही हैं। हरिदेव जोशी है वो भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर रही हैं, और वसुंधरा राजे भी रही हैं। नहीं रहने वाले कौन से हैं? शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। तो राइट आंसर ब और स आपका ऑप्शन है 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान की, पंचायत समितियों के स्थायी समितियों अध्यक्ष की, सरपंच एवं पंच की, और जिला परिषद का उप प्रमुख की। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है 3, सरपंच और पंच की। अगर आपसे पूछे कि जो लोकायुक्त है उसकी जांच के दायरे में नहीं आते, तो ये चीज पूछ ले, तो इसमें आपके पंच, सरपंच और इनके साथ जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, सहकारी संस्थाएं, उनके जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वो लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। तो आपको ये याद रखना है, पंच, सरपंच और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी और अधिकारी। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3 आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ था। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रही हैं। सही बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन है वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बात करें तो इसकी 18 जनवरी 1999 की जो अधिसूचना थी उसी के द्वारा गठन किया गया। ये मार्च 2000 से क्रियाशील है, और इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में एक है वो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रही हैं। गलत दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन स है, वो सॉरी ऑप्शन नहीं, कथन स है वो इसने गलत दे दिया। गलत क्या दे दिया कि जो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 है उसके तहत 1 अध्यक्ष और कितने 1 अध्यक्ष और उसके अलावा सदस्यों की संख्या है वो घटाकर कितनी कर दी गई है? 2 कर दी गई है, ना कि 3। तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो आपके फिर से कौन कौन से हो गए? ए, ब और द। ए, ब और द आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? न्यायमूर्ति NM कासलीवाल, न्यायमूर्ति BS चौहान, न्यायमूर्ति AK माथुर और न्यायमूर्ति RSO लाहौटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। न्यायमूर्ति RSO लाहौटी है वो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। अगर इसमें बात हमारे राजस्थान हाईकोर्ट की बात आई गई है, तो अगर आपको वर्तमान से पूछ ले कि वर्तमान में जो न्यायाधीश की शपथ है वो कलराज मिश्र ने दिलवाई है, वो किसे दिलवाई है? तो आप याद रखना 30 मई 2023 को। 30 मई 2023 को जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं उन्होंने राजभवन में जो जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह उनको राजस्थान हाईकोर्ट के जो 41वें न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई है। तो ये आप याद रखना कब? 30 मई 2023 को। जो आपके कौन है? जॉर्ज मसीह है। वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट का है तो आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन है वो सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष को सहमति आवश्यक है, बिल्कुल सही। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल सही। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही। यानी आपके कथन ए,
स और द है वो सही है। तो राइट आंसर फिर ए, स और द, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राज्यपाल विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब उस विधेयक में क्या होगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल इसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा और यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो इसका राइट क्या होगा कि अब क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे जीएसटी वस्तुएं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद और घी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, घी को। बाकी के ऑप्शन की बात करें तो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, तो ये पेट्रोलियम उत्पाद है, और शराब, फ्यूल हो गई, तो इन चीज़ों को है वो आपके जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ चपलोत, शांतिलाल चपलोत और परसराम मदेरणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो तो रहे थे नरोत्तम लाल जोशी। और जो आपके पूनम चंद बिश्नोई है ये कौन से? ये सातवें अध्यक्ष रहे थे। अगर हम राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें, प्रोटेम स्पीकर, तो वो कौन रहे थे? वो रहे थे महावीर संग्राम सिंह। ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर रहे थे। और जो पूनम चंद बिश्नोई है ये चौथे प्रोटेम स्पीकर रहे थे। तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। और वर्तमान के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? सीपी जोशी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में 2016-2021 के लिए ±2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, नीति आयोग और 14वां वित्त आयोग। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत सरकार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मॉरिशस, सिंगापुर, जापान और यूएस। तो उस टाइम रहा था आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है मॉरिशस। ये दोनों ही करंट के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है? सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार और जमा प्रमाण पत्र बाजार। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, याचना मुद्रा बाजार। तो जो ये याचना मुद्रा बाजार होता है या फिर आप बोल दे कॉल मनी, तो उसका यूज कब किया जाता है? उसका यूज है वो मुख्य रूप से किया जाता है जब बैंकों द्वारा नकदी की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करना हो। नकदी की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है कॉल मनी का यूज किया जाता है। इसीलिए मनी मार्केट की अगर बात करें, मुद्रा बाजार की बात करें, तो उसका अस्थिर भाग कौन सा होता है? कॉल मनी यानी याचना मुद्रा बाजार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? श्रृंगेरी में, पठरपुर में, नदिया में और वाराणसी में। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2। अगर हम वारकरी संप्रदाय की बात करें या फिर वारकरी संप्रदाय की बात करें तो ये भागवत धर्म पर आधारित है। भागवत धर्म पर आधारित भक्ति का एक विद्यालय है। तो भागवत धर्म से संबंधित है वारकरी संप्रदाय। इसमें जो मुख्य देवता है वो विट्ठल के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे याद रखना, विट्ठल के रूप में पूजे जाते हैं।
ये चीज भी आपको याद रखनी है कि वारकरी संप्रदाय है किस धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है और विठल के रूप में देवता को पूजा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, और ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कंपनियों की प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना के ये तीनों कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया है? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि और मानवीय विकास, अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि, तीव्रता धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3, अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? गलत है वो हमें चुनना है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, बिल्कुल सही। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, बिल्कुल सही। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, बिल्कुल सही। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में गलत थी, ये है उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये चीज है वो असत्य दी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश और अल्प बचतें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो केंद्रीय बजट है उसके राजस्व खाते में अल्प बचतें हैं वो सम्मिलित नहीं की जाती। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। और क्यों की थी? जो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए। किस लिए? मंगोलों का मुकाबला करने के लिए। बलबन ने कब की थी? 1265 से 87 ईस्वी। 65 से 87 ईस्वी में सैन्य विभाग में दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले दीवान-ए-अर्ज है वो किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग में दीवान-ए-अर्ज की स्थापना हुई थी। और इसी के द्वारा है जो ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा है उसको प्रारंभ किया गया था। नौरोज प्रथा को प्रारंभ किया गया था इसके द्वारा। किसके? बलबन के द्वारा। तो दीवान-ए-अर्ज है वो सैन्य विभाग है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। सैन्य विभाग में ये एक आता है दीवान-ए-अर्ज, इसकी स्थापना की गई थी 1265 से 87 के मध्य। और इन्होंने नौरोज प्रथा की भी प्रारंभ की थी, नौरोज प्रथा को भी प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए में दिया हुआ है कि समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। दूसरा कारण आर दिया है कि मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। हमें बताना है कि इसमें जो कथन ए दिया है और कथन जो कारण आर दिया दोनों सही हैं, और जो कथन ए का कारण आर सही से व्याख्या करता है या नहीं है। तो दोनों के दोनों है वो कथन भी सही है और कारण भी सही है। और जो कारण आर है वो ए की अच्छे से स्पष्टीकरण भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000, 2005 से 2006, 2010-11 और 2011-12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1999 और 2000। तो जो ये थोक मूल्य सूचकांक है तो जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है, आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के कार्यालय ने राजस्थान में 1 जनवरी 2005 से प्रभाव में आने वाले थोक मूल्य सूचकांक को संशोधित श्रृंखला को पहले के जो वीपीआई था
उस श्रृंखला के स्थान पर प्रस्तुत किया है। पहले कौन सा था? पहले था 1952-53। 1952-53 जो अब क्या गया है 1999 2000 हो गया। कब से प्रभावी? 1 जनवरी 2005 से। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ये मैंने आपके जो 2018 का प्री का जो पेपर था उसके मैंने 76 है वो क्वेश्चन करवा दिए 2 क्लासों में। एक क्लास पहले ले ली थी, एक आज ले ली है और एक और क्लास होगी। 3 क्लासों में आपका 2018 का जो प्री पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं अच्छे से करवा दूंगी। इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। तो एक क्लास और आएगी इसी, फिर ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ है वो जरूर शेयर करना ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचे और सभी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।